हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में अपने इस वीडियो में, जिसका टाइटल है ओवरव्यू ऑफ मॉडल क्लास प्रॉपर्टीज। बिल्कुल लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑल अबाउट द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल, जहाँ हमने देखा था मॉडल क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद किस तरीके से लोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखने वाले कि जो मॉडल क्लास हमने क्रिएट किया है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस वीडियो में उनको देखने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम जाएँ अपने ऐप फोल्डर के अंदर, जाएंगे मॉडल्स फोल्डर के अंदर, तो हम देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने दो मॉडल क्लासेस को क्रिएट किया था, दैट इज मैनेजर मॉडल एंड प्रोजेक्ट मॉडल। अगर मैं किसी मॉडल को ओपन करूं तो हम देख पाएंगे हमारे इस क्लास के अंदर काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं इसे ओपन करूं, सेम साथ में हमारे पास वही सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल के प्रॉपर्टीज़ है, इनको समझने के लिए हम किसी भी क्लास को कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं कंसिडर करने वाला हूँ मैनेजर मॉडल डॉट PHP। So first, it's a class which is extending parent model class, जो कि stored है inside app and models folder। अब बात करते हैं इनके properties and variables के बारे में। तो यहाँ फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास दैट इज टेबल। नेम से बिल्कुल क्लियर है, ये जो मॉडल है जिसका ऑब्जेक्ट बना के हम करने वाले डेटाबेस ऑपरेशन, वो बेसिकली किस टेबल के साथ कम्युनिकेट करने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेरिएबल, ये जो मैनेजर मॉडल है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और परफॉर्म करेंगे कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन, तो वो होने वाला विथ मैनेजर्स टेबल। इन केस अगर आपने फॉर एग्जांपल टेबल नेम चेंज कर दिया समथिंग यूजर्स, इसका मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करने वाला विथ यूजर्स टेबल। देन है हमारे पास प्राइमरी की। सो यहाँ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे IT। इसे समझने के लिए चलते हैं डेटाबेस के अंदर, मैनेजर्स टेबल के अंदर, go to structure, तो हम देख पाएंगे according to this table structure we have the columns as ID, name, email, designation and created at। तो यहाँ जितने भी कॉलम्स हैं, जो फर्स्ट कॉलम we have that is primary key column। तो कहने का मतलब है आपका जो टेबल होने वाला है, अगर मान लें यूजर्स टेबल, उसके अंदर अगर आपने रखा हो यूजर ID एज अ प्राइमरी की, तो यहाँ आप उसे मेंशन करोगे। सो इसका मतलब है कि आपने इस कॉलम को यहाँ मेंशन किया, इसका मतलब आपके यूजर्स टेबल में यूजर ID एक प्राइमरी की है। देन है हमारे पास यूज ऑटो इंक्रीमेंट विच इज़ ट्रू। तो कहने का मतलब है इस टेबल में जो ID कॉलम है वो प्राइमरी की है, साथ ही साथ ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम है। अगर मान लेते हैं आपके टेबल में कोई ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम नहीं है, तो आप सिंपल करोगे इसे फॉल्स। अब ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, चलते हैं टेबल के अंदर। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। अगर मैं कहूँ डेटा इंसर्ट करना है, तो कौन कौन से वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो हमें चाहिए नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। क्रिएटेड एट के केस में हमारे पास आने वाला है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बट अगर मैं बात करूँ ID के लिए, तो ये प्राइमरी की है, साथ ही साथ ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है जब भी हम एक रो इंसर्ट करेंगे अपने इस टेबल में, तो ऑटोमेटिक तरीके से इसकी ID जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर यूज ऑटो इंक्रीमेंट के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज रिटर्न टाइप। सो रिटर्न टाइप इक्वल्स टू एरे। कहने का मतलब है अगर हमने इस क्लास को यूज़ किया, इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ किया और किया डेटा सेलेक्ट, तो सिलेक्शन में जो डेटा सेट हमें रिटर्न होने वाला है दिस विल बी इन एरे फॉर्मेट। इसे समझने के लिए हम जाने वाले हैं अपने कंट्रोलर क्लास के अंदर। कोई भी कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल साइट डॉट PHP, जहाँ लास्ट वीडियो में हमने कुछ कोड को यूज़ किया था। हम देख पाएंगे हमारे पास मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट है, यही मॉडल हमने यूज़ किया है और यहाँ से फ्रेंड्स हमने यूज़ किया फाइंड ऑल मेथड। सो इस लाइन ऑफ कोड का मतलब है कि हमने इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, इस टेबल को यूज़ करके हमने सारे डेटा को फैच किया है। सिंपल, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ routes.php। routes.php, यहाँ से हम राउट को कॉपी कर लेते हैं मैनेजर्स। डेवलपमेंट सब ऑलरेडी स्टार्टेड है, चलते हैं ब्राउजर पे। आफ्टर दिस लैंडिंग पेज / एंड मैनेजर्स। तो यहाँ देख पाएंगे जो हमारे पास डेटा सेट है, जो कि आउटपुट है, वो किस फॉर्मेट में है। सो एरे, इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड एरेज हैं, जैसे कि एरे नंबर 1, एरे नंबर 2 एंड सो ऑन। सो यहाँ फ्रेंड्स, जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज रिटर्न टाइप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो मैनेजर मॉडल है, अगर हमने किया डेटा सेलेक्ट, तो उस केस में जो रिटर्न वैल्यू होने वाला है विच इज़ एन एरे फॉर्मेट। अगर मैं चेंज कर दूँ फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एग्जैक्ट वही आउटपुट है, बट यहाँ फ्रेंड्स जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। और हम देख पाएंगे एरे, इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट नंबर 1,
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड सो ऑन। सो कहने का मतलब यहाँ फ्रेंड्स इसे चेंज करने के बाद हमने रिटर्न वैल्यू को चेंज कर दिया है। नाउ आफ्टर दिस रिटर्न टाइप नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ डिलीट। तो यहाँ फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें देखना होगा डिलीट ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में जहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट डिलीट ऑपरेशन, तो उस केस में इस वेरिएबल को हम देखेंगे। तने हमारे पास इसे हम छोड़ देने वाले हैं फिलहाल के लिए। यहाँ है हमारे पास अलॉट फील्ड्स, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक एरे है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपल मान लेते हैं इस मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं अपने इस टेबल में, तो किन किन कॉलम्स के लिए हमें वैल्यू चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस डीबी टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास जो वैल्यूज चाहिए दैट इज फॉर नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। तो इनके अंदर मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू असाइन करने के लिए हमें इन कॉलम्स को यहाँ इस एरे में स्पेसिफाई करना होगा। अदरवाइज हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, सिंपल ये जो ऑब्जेक्ट होगा मॉडल ऑब्जेक्ट यहाँ फ्रेंड्स वैल्यू फिल नहीं कर पाएगा। सो सिंपल, अगर आपके केस में नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हैं जहाँ वैल्यू फिल करना चाहते हो यूजिंग मॉडल ऑब्जेक्ट, तो सिंपल आप उन सभी कॉलम्स को मेंशन करने वाले हो इस अलॉट फील्ड्स एरे के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ मान लेते जो हमारे पास कॉलम्स दैट इज नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन, तो आपको इस तरीके से पास करना है नेम, देन है हमारे पास ईमेल एंड डेजिग्नेशन। सो ये काफ़ी यूजफुल है, हम इसे रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑल अबाउट डेट्स फॉर्मेट। तो यहाँ देख पाएंगे जो हमारे पास मैनेजर्स टेबल है, इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास एक कॉलम है दैट इज क्रिएटेड एट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने यूज किया है एक डेट टाइम फॉर्मेट, तो इसका वैल्यू करना होगा ट्रू। आपके केस में अगर आपके टेबल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर ये तीनों कॉलम्स नहीं है, जैसे कि क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट एंड डिलीटेड एट, तो सिंपल आपको करना है इसे फॉल्स, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलने वाला है इस मॉडल प्रॉपर्टीज के साथ एक फॉल्स वैल्यू। बट इन केस अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो और आपके पास कोई भी कॉलम्स हैं, तो सिंपल हमें इस मॉडल को ये कंफर्म करना है कि हमने टाइम स्टैम्प्स कॉलम को यूज किया है। तो इसे करने वाला हूं मैं इस केस के अकॉर्डिंग ट्रू वैल्यू। एंड ऑब्वियसली ये जो कॉलम है जिसे हमने क्रिएट किया है इट इज डेट टाइम फॉर्मेट। सो यहाँ फ्रेंड्स सक्सेसफुल तरीके से हमने उससे भी मेंशन किया है। मान लेते हैं आपके केस में जो कॉलम्स आपने क्रिएट किया हो डेट टाइम के लिए, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, मीन्स क्रिएटेड एट। तो सिंपल यहाँ बाय डिफॉल्ट के केस में जो वैल्यू मेंशन दैट इज क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, तो आपको क्या करना है, इसे सिंपली चेंज करना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस कॉलम के बारे में, तो डिफॉल्ट टेबल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग जो ये मॉडल क्लास है उसने स्पेसिफाई किया दैट इज ऑल अबाउट अपडेटेड अंडरस्कोर एट। बट इन केस अगर आपके टेबल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर ये कॉलम कुछ इस तरीके से है, तो आपको करना है इसे रिप्लेस। अब मान लेते हैं कि इन सभी को रिप्लेस हमने कर दिया, अब बात है कि ये कहाँ यूजफुल है। तो फ्रेंड्स अगर आप इन चेंजेस मीन्स इन चीज़ों को चेंज करते हो, तो चेंज करने के बाद हमने मॉडल को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि हमने टाइम स्टैम्प्स कॉलम यूज़ किया है, और अगर कोई भी ऑपरेशन ऐसा हो जो इन कॉलम्स के साथ अटैच हो, तो ऑटोमेटिक तरीके से जो कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं ऑटोमेटिक तरीके से वो उसे पिक करे। अदरवाइज वो डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग चलने वाला है, जैसे कि ये कॉलम एंड ये कॉलम। बट हम जानते हैं हमारे कॉलम नेम्स अपडेट हो चुके हैं, तो आगे आने वाले ऑपरेशंस जो कि इन कॉलम्स के साथ अटैच्ड होंगे ऑटोमेटिक तरीके से अगर हमने अपडेट किया है तो उनके हिसाब से वो काम करेंगे। सो ये काफ़ी यूजफुल है कि अपने टेबल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। देन हम चलते हैं यहाँ हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज वैलिडेशन। अब ये वाला जो सेक्शन है दैट इज वैलिडेशन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइड दिस मॉडल क्लास। इसके बारे में फिलहाल तो नहीं, बट आने वाले वीडियो में बिल्कुल डीप तरीके से हम देखेंगे, जहां हम ये समझने वाले हैं कि इस मॉडल के ऑब्जेक्ट के मीन्स ऑब्जेक्ट को यूज करके या कह लें इस मॉडल क्लास को यूज करके किस तरीके से वैलिडेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्म के डेटा के साथ। बिल्कुल डीप सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स बेसिकली ये जो फर्स्ट एरे वैलिडेशन रूल्स यहाँ डिफाइन करते हैं अपने वैलिडेशन रूल्स। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये स्पेसिफाई किया कि नेम वैल्यू शुड नॉट बी ब्लैंक, हमारे पास कोई वैल्यू होना चाहिए, ईमेल के अंदर एक वैल्यू होना चाहिए, साथ ही साथ एक पैटर्न होना चाहिए, और ये एक ऑप्शनल फील्ड है। तो इन वैल्यूज या इनके रूल्स हम डिफाइन करेंगे अपने इस एरे के अंदर। तो होने वाला क्या है, जब इस मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे वैलिडेशन के लिए, तो ऑब्वियसली इट विल पिक ऑल द रूल्स ऑफ दीज फील्ड्स फ्रॉम दिस एरे। सारे रूल्स जो हम स्पेसिफाई करेंगे अपने इस एरे के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट तरीके से इस मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट इन रूल्स को उठाने वाला है।
तो ये काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास नेम, अगर हमने नेम को रखा हुआ है रिक्वायर्ड, अगर किसी ने एम्प्टी वैल्यू पास किया तो उस केस में हमारे पास आने वाला एक वैलिडेशन मैसेज। अगर हमने उन मैसेजेस को यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया अपने इस वाले एरे में तो बाय डिफॉल्ट ऑल मैसेजेस आर सिस्टम जनरेटेड। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं हमारा खुद का कोई मैसेज हो किसी एरर के केस में तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं अपने इस एरे के अंदर। और भी कुछ फ्रेंड्स हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल अबाउट कॉल बैक्स। तो यहाँ पर जो कॉल बैक्स देख सकते हैं अलाउ कॉल बैक्स इक्वल्स टू ट्रू। तो कहने का मतलब है अगर आपने परफॉर्म करना हो कोई डेटाबेस ऑपरेशन, समझ लेते हैं इंसर्ट ऑपरेशन, तो इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करने के पहले अगर आप चाहते हो किसी वैल्यूज को चेंज करना, जैसे कि मान लेते हैं हमारे टेबल में कुछ कॉलम्स हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड के नाम से। अब आप क्या करने वाले हो, मान लेते हैं यूजर्स टेबल है। अब क्या करने वाले हो, इस मॉडल के क्लास को ऑब्जेक्ट को यूज करके आप करने वाले हो डेटा इंसर्ट। बट आप चाहते हो कि अगर किसी ने नेम इंसर्ट किया आपके टेबल में, मींस यूजर्स टेबल में, तो एक बाय डिफॉल्ट एक प्रीफिक्स ऐड हो जाए हर नेम की वैल्यू, दैट इज मिस्टर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ABC, मिस्टर XYZ। तो आपको क्या करना, बिफोर इंसर्ट में एक कॉल बैक फंक्शन आप पास करोगे और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर सिंपली इस नेम को रीड करोगे जो यूजर ने पास किया, डायनेमिक तरीके से बाइंड करोगे और उसे डायनेमिक तरीके से इंसर्ट करोगे। सो ये एक कॉल बैक फंक्शन होने वाला ये कॉल बैक ब्लॉक है बिफोर इंसर्ट। कहने का मतलब है इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करने के पहले, जो हम इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग दिस मॉडल ऑब्जेक्ट, उसे एग्जीक्यूट करने के पहले आपका ये एक्शन हुक रन होने वाला है। देन आफ्टर इंसर्ट, अगर आफ्टर इंसर्ट कोई और ऑपरेशन करना हो तो सिंपल उस कॉल बैक फंक्शन को हमें यहाँ स्पेसिफाई करना है। इसी तरीके से जितने सारे हमारे पास CRUD ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि क्रिएट ऑपरेशन, दिस इज फॉर क्रिएट ऑपरेशन, बिफोर क्रिएट एंड आफ्टर क्रिएट। उसके बाद है हमारे पास अपडेट ऑपरेशन और देख पाएंगे रीड ऑपरेशन, जैसे कि हमने देखा सी ऑपरेशन मीन्स क्रिएट। उसके बाद है हमारे पास रीड ऑपरेशन, दैट इज फाइंड एंड सेलेक्ट। उसके बाद है अपडेट ऑपरेशन, देख सकते हैं बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट एंड फाइनली हमारे पास है बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। अब क्या मान लेते हैं इस एक्शन हुक को हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो मान लेते हैं आपके केस में कोई यूजर टेबल है और आप चाहते हो कि कोई यूज़र को अगर डिलीट करे तो डिलीट करने के पहले आपके पास एक बैकअप टेबल हो जहाँ आप एग्जिस्टिंग यूजर्स को सेव कर सको। अगर आप प्रेस करते हो डिलीट बटन पे तो डिलीट करने के पहले, इसका मतलब इस मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से जब आप कॉल करोगे डिलीट मेथड तो उस यूज़र को डिलीट करने के पहले उस यूज़र का डेटा आप सिंपली मूव कर सकते हो अपने बैकअप टेबल में और वहाँ से जो मेन टेबल है उसे डिलीट कर सकते हो। अब ये सारा सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब आपने एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया हो बिफोर डिलीट एरे। सो ये सारे प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं अगर हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट सेट ऑफ आइडियाज़ है। अगर हम बात करें पिछले वीडियोस को इंक्लूड करके तो हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम कर सकते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट। फर्स्ट हमने देखा था ऑल अबाउट रॉ क्वेरीज, सेकंड हमने देखा यूजिंग क्वेरी बिल्डर मेथड और थर्ड जो कि है मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ बेस्ट ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ फ्रेंड्स जो बेस्ट ऑप्शंस होने वाले हैं दैट इज बाय यूजिंग मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट एंड सेकंड मींस फर्स्ट प्रायोरिटी मैं रखने वाला हूँ मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट एंड सेकंड क्वेरी बिल्डर मेथड्स। रॉ क्वेरीज हम उन केसेस के लिए यूज़ करते हैं जहां हमें क्रिएट करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्वेरीज। अगर बात करें सब क्वेरीज के बारे में या कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक के बारे में जो हमें डिफाइन करना अपने SQL क्वेरी में, सो इन दैट केस वी विल यूज ऑल अबाउट रॉ क्वेरीज कॉन्सेप्ट। अदरवाइज बिल्कुल सेफ साइड से अगर काम करना है बिल्कुल डेटाबेस क्वेरीज के साथ तो हम जाने वाले हैं मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू। देन अगर कोई नीड हो तो हम जाएंगे क्वेरी बिल्डर मेथड्स के साथ। सो आई होप सारे प्रॉपर्टीज अब हमें क्लियर हैं। अब बिल्कुल तरीके से अपने आने वाली वीडियो से मीन्स आई होप फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम देख पाएंगे अपने सारे CRUD ऑपरेशंस लाइक क्रिएट ऑपरेशन जहां हम देखेंगे इंसर्ट कमांड होगा, उसके बाद रीड ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।